नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और समय ना गवाते हुए आज की इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे यहाँ पर 2 क्लासेज आप सभी लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी होली के नशे में ज्यादा चूर हो गए हैं और अभी से होली मना रहे हैं। होली दोस्तों अभी आपकी जो है पेपर जो है बढ़ा है, पेपर खत्म नहीं हुआ है। अधिकारी बनना है तो पेपर देना होगा और अधिकारी बनना है तो पढ़ना होगा। तो पेपर देने के लिए पढ़ना होगा और अधिकारी बनने के लिए अच्छा नंबर लाना होगा। तो सब मिला करके प्रैक्टिस सेट आपको रोज पढ़ना है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज प्रश्नों खजाने में। इससे आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार, शाम की 6 बजे क्लास अगर नहीं देख रहे हो, देखो सुबह 10 बजे क्लासेस चल रही है, डेली चल रही है, डेली आप लोग देखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, पहला प्रश्न क्या है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2023 में क्या कह रहा है, डॉट डॉट को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी। देखिए कैटेगरी वैसे दो होती है, एक नवरत्न होती है, एक महारत्न होती है। तो यहाँ नवरत्न का पूछ रहा है। चलिए, काफी सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इस प्रश्न के बारे में। तो चलिए, अब कॉपी कलम अगर नहीं लिए हैं तो दोस्तों पहले ले लीजिए कि बहुत सारी चीजें आज प्रश्नों के जरिए रोज की तरह फिर जानने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कॉपी और कलम लेकर के बैठे हो। मैं बार बार कहता हूँ, अगर मेरी क्लास में आ रहे हो तो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन अगर 30, 40, 50 कराता हूँ तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो उससे कम 3 से 4 गुना आपको मैं बता करके जाता हूं अगर मैं प्रश्न वाइज कराने लगूं तो। ठीक है, तो ये मत सोचो कि इतना ही प्रश्न, अगर मैं पॉइंट्स वाइज जाऊं तो कम से कम 3 से 4 गुना प्रश्न डेली कराता हूं जितना मैं कराता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, ONGC विदेश। अभी ONGC विदेश को जो है यहाँ पर नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है और ये नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला जो है आपका 14वां जीबी है, 14वां नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, 15, 16 दो और बने हैं। 15वां आपका कौन सा है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी भैया, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और 16वां भी बना है आपका। 16वां का नाम क्या है, क्या आपको पता है। अब इस समय में आपके इंडिया में 16 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। कितनी, 16 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। एक आपका इरकॉन जहां पर है वहीं पर ये क्या है, IRCON। और वहीं आपका क्या है, ये राइट्स, RITES। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके जो है यहां पर 2 और जुड़ी हैं, बाकी 14वां तो आपका ये ONGC विदेश है ही। तो यानी कि टोटल यहां पर 16 मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एक कंपनी और है जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया। जी भैया, ऑल इंडिया लिमिटेड, OIL को, क्यों इरेज हो जा रहा है, OIL को यहां पर महारत्न का दर्जा दिया गया है। कौन सा भैया, महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि महारत्न नवरत्न अलग होते हैं। तो नया एक महारत्न जोड़ा गया, वो OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बाकी यहां पर 3 ने जो है इस बार दिए गए हैं, ONGC विदेश, इरकॉन और राइट्स। ये दोनों आपके रेलवे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टोटल यहां पर 17 हो गए। कहा था ना, एक बार कॉपी कलम लेकर बैठोगे तो फायदा ही होगा। अब जो लेकर के बैठे उनको फायदा दिख गया होगा, जो नहीं बैठे कोई बात नहीं, राम कथा सुनिए, जयकारा लगा के अंतिम में चले जाइएगा, लेकिन पेपर में आपको जयकारा काम नहीं आएगा। जवाब दीजिए। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उसे जो है व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम का तात्पर्य है बड़े से छोटे, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर मैं यहां पर पर्टिकुलर मैं आपको चारों का यहां पर, पहले आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं फिर लिखता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पर बताऊं तो करीब करीब गाजियाबाद की आबादी कितनी है, 46,81,000 के आसपास समथिंग है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं जो देखिए इतना एग्जैक्टली याद कर पाना दिमाग में भी नहीं हो पाता है। चीज़ें जब आप रिपीट करते हैं तो आपको दिमाग में रहती हैं। ठीक है, उसका बाद कानपुर का यहाँ पर कितना होता है, कानपुर का आपका होता है 45,81,000 के आसपास है। ठीक है, 45,81,000 के आसपास। फिर आपका आगरा कितना है, देखिए अगर आप लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से प्रश्न सॉल्व कर चुके होंगे, क्यों, क्योंकि उतना पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा है, अगर हेल्प मिल जाए तो हो जाता है। आगरा कितना भैया, 44,18,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लखनऊ इन चारों में से ज्यादा है कि इन तीनों में से कम है। तो लखनऊ माई दोस्तों 45,89,000, कितना, 45,89,000 के आसपास। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 1, फिर क्या 4, फिर क्या 2, फिर क्या 3। तो 1, 4, 2, 3, 1, 4, हाँ 2, 3 जितने लोगों ने जवाब दिया है
अच्छा सॉरी, बढ़ते से घटते क्रम में लिखना। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 2 4 1 3। ठीक है, मैं अलग क्रम में पढ़ रहा था, इसे घटते क्रम में लिखना था ना कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो 2 4 1 3 यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको आरोही बताने लगा था। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? चलिए भैया, थीम पूछ रहा है, थीम बताइए क्या है। आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए, इसे देखो आदिवासी को इंडिजीनियस पीपल भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे ट्राइब्स हम लोग अपने यहाँ पर कहते हैं, हम लोग इन्हें एसटी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें इंडिजीनियस यानी कि माना जाता है कि वास्तव में ये वहीं के निवासी हैं। बाकी लोगों में क्या हुआ ना कि उनमें रेस का मिक्स हुआ। रेस मिक्स होने का मतलब ये है कि जैसे आप अगर अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में आप देखेंगे बहुत सारे गोरे लोग हैं, लेकिन वहां काले लोग भी हैं। अगर एग्जैक्टली पूछेंगे तो वहां के लोग इतने गोरे थे ही नहीं, जबकि दरअसल यूरोपियंस जब वहां पर गए, वहां पर बसे, तो वहां पर बसने के बाद मिक्स रेस हुआ। उस मिक्स रेस के वजह से जो है वहां गोरे काले आपको थोड़े सावले दिखते हैं। इंडिया में भी यही हाल रहा है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे यहाँ गेहुआ कलर होता था, मैं काला नहीं कहूंगा, यहाँ गेहुआ होता था। ठीक है, चाइना में शुरू से जो है गोरा फेयरनेस वहां ज्यादा थी, यहाँ गेहुआ कलर होता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ ज्यादा साफ होते हैं, कुछ डार्क कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ सावले होते हैं, कुछ ज्यादा एकदम देखेंगे तो काले होते हैं। मैं एक बॉडी टाइप की बात कर रहा हूँ, काला कोरा होने से कोई मतलब नहीं है। मैं बेसिकली बता रहा हूँ रेस के बारे में कि कैसे चीजें हुई। इसमें काला गोरा होना कोई आपके टैलेंट को और कोई आपके व्यक्तित्व को कम नहीं करता। ठीक है, ये बस देखने का नजरिया होता है। मैं रेस की वजह से बता रहा था। तो इसका सही जवाब क्या था? पहली बात तो यह इंडिजीनियस होगा। ठीक है, माफ करेगा, इंडियन लिखा है, इंडिजीनियस होगा। ठीक है, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये जो है आपका विश्व आदिवासी दिवस जो 2023 था, इसका क्या था भैया? जी हाँ दोस्तों, इसका क्या था? ये थीम था। ओके, और ये जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। कितने? 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और पूरी आपकी आबादी में लगभग 6% आज ऐसे लोग हैं जो क्या इंडिजीनियस यानी कि आदिवासी से बिलोंग करते हैं। तो डी का सही जवाब है 9 अगस्त। 6% पूरे विश्व का यहाँ पर है। ठीक है, और उससे पहले मैंने काफी चीजें बता दी जो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, काशी संस्कृति मार्ग। जी भैया, अभी हाल ही में ऐसे प्रश्न काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लोग खास करके स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पूछ रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में कुछ पूछ रहा है। पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है, बताइए इन दोनों में से सही जवाब क्या, चारों में से सही जवाब क्या है? चलिए बताइए दोस्तों। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए शांत मन से, शांत चित्त से, पूरे अपने ज्ञानेंद्रियों को खोलते हुए, प्रश्न पर फोकस करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए। अगर आपका जवाब यहाँ पर क्या आ रहा है? केवल एक आ रहा है, तो आप सही कर लीजिए। देखिए भैया, कोई मार्ग वार्ग नहीं है। ठीक है, गलियारा वलियारा कोई नहीं है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था। ये जब G20 का संस्कृत कल्चर मिनिस्टर्स की, G20 देशों की कल्चर मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट आया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? काशी संस्कृति मार्ग जो है उसका नाम रखा गया था। बस पहला कथन सही है कि सबकी जो है प्रयासों का एक हिस्सा है, और कुछ नहीं था, कोई गलियारा नहीं था। हाँ, इसमें संस्कृति मंत्रालय शुरू क्योंकि सारे देशों के सांस्कृतिक मंत्रालय जो है इसमें पार्ट लिए थे। ठीक है, क्योंकि G20 कल्चर मिनिस्टर्स की बैठक में ये जी क्या नाम है, काशी संस्कृत मार्ग निकला ही था। ठीक है, और कुछ ऐसा गलियारा नहीं था, ना आपके घर का गलियारा था, ना आपके पड़ोसी का गलियारा है। चलिए बताइए, वेम्बनाद कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, के मुहाने पर है, उनमें से एक का पत्तन अवस्थित है। चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा है जो अरब सागर की रानी बेसिकली उसे कहा जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या है ना, अगर आप देखेंगे तो यहीं से जो है आपके इतिहास में कई सारे लोग जो इंडिया है ना, तो यहीं से हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके जो है क्या नाम है, प्राचीन काल में यहाँ से मसालों की खेती बहुत ज़्यादा की जाती थी। और ये पतन दरअसल आपके इंडिया से तो था ही, दरअसल जो आपके इंडोनेशिया में भी अच्छा खासा मसाला मिलता है। प्राचीन से आप देखेंगे तो यहाँ सबसे भी जो आता था तो पहले आकर के यहाँ रुकते थे, फिर यहाँ से आगे जाते थे यूरोपियन। वो इंडोनेशिया से भी अपना मसाला लेकर आए। उसका सही जवाब क्या है? कोच्चि। जी भैया, कोच्चि इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अकीरा जो हाल ही में खबरों में था वह क्या था? अकीरा क्या था भैया? चलो बताओ। एक मेलवेयर था, रैंसमवेयर था, ट्रोजन वायरस था।
वायरस इज डिफरेंट देन रैंसमवेयर, ठीक है। वायरस तो कई तरह का होता है, रैंसमवेयर क्या करता है ना, आपके पूरे आपके अगर मालवेयर देख लोगे, रैंसमवेयर देख लोगे, तो मालवेयर रैंसमवेयर में आपको एग्जैक्टली मुझसे पूछोगे तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, बट दोनों का थोड़ा अपना अलग अलग होता है। तो रैंसम बेयर था भैया, जो अकीरा था एक रैंसम बेयर था। ये आपके जो एक होता है लाइनक्स, जैसे आप लोग विंडोज यूज करते हैं उसी तरह ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज और लाइनक्स ये दोनों पर जो है क्या कर रहा था, दोनों को अफेक्ट कर रहा था, कि दोनों को काम करने से ये मतलब आपको, आप जाएंगे ना वहां पर कुछ करने तो आप उस कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका वो रैंसम द्वारा हैक हो चुका होता है, आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। नाम मतलब चीज आपकी होगी बट चला कोई और रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए कौन सा एक सही सुमेलित। योजनाएं प्रारंभ वर्ष, जी भैया यहाँ पर योजनाएं दी, यहाँ प्रारंभ वर्ष दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। जो सही नहीं है वहीं पर ये सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, इसका जवाब 2007 है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय, तो यहां पर जो गलत है भैया आपका क्या है, सी, क्या है सी, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले, इसमें मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे यहां पर देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 2016 में हमारे इंडिया में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में केवल जैविक खेती जो है खेती करने वाला राज्य बन गया। तो भारत का पहला बना है 2016 में, नाम क्या है, सिक्किम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए भैया आपका ये जो है 20 से 21 मार्च, कब, 20 से 21 मार्च 2023 में ये आपके कहाँ पर, जी भैया आपके वहीं पर जहाँ पर क्या लिखा है चारों में से, दुबई, वहीं पर जो है ये आयोजित किया गया था। और बेसिकली क्या था कि शिक्षा को कैसे बढ़ाया, जिसमें कई लोगों कई इधर से इस सम्मेलन कराने में बहुत सारे पार्टनर हैं। अब वो पार्टनर ऐसे हैं कि बस हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका जानना, बस इतना जान के चलो, क्योंकि वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं लगता उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन ये दिया है और ये रहा आपका कारण, बताइए इसका सही जवाब क्या है। चलिए जवाब दीजिए। आप लोग मेरी करंट अफेयर्स की क्लास भी देखा करिए। देखिए अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स क्लास में, मैंने एक चीज बोला यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा जो करंट अफेयर्स होता है वो मैं डेली बेस का नहीं पढ़ाता हूँ। मैं जो बीत चुका होता है उनमें से वो प्रश्न जो आपके क्या कहते हैं एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट, तो जैसे स्टेट पीसीएस पिछले 4-5 सालों से पूछ रहे हैं उन्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसीलिए आप जब मेरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो कम से कम 2 महीना 3 महीना पुराना करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। वो चाहे उसे आप रिवीजन के लिए पढ़ लीजिए, चाहे एक कह दीजिए कि चुनिंदा प्रश्नों के लिए आप पढ़ लीजिए। आप मेरी 2 क्लासेस देख लीजिए, इसी आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाए कि ये बातें हैं कि सच है, कि बातें तो सब चैनल वाले बड़ी बड़ी करते हैं, वो भी आप भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, ए दिया है, वो सही कर ले। जी ये देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है आपका हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दरअसल इसी 24 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने क्या किया था, उसे अपनी सहमति दी थी और ये लागू हो गया था। और 1986 में जो है राष्ट्रपति ने द्वारा मतलब पारित कर दिया गया था, वही मैंने बताया। तो इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ओके क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। बाकी इसका जो थीम था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द एरा ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड। मतलब कि ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड में कैसे जो है आप क्या करेंगे, जो उपभोक्ता है उनका संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है, ये था। मानवता विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब इन चारों में से कोई एक है, बिल्कुल बस वे 3 ही चीज का यूज होता है, 3 ही चीज का यूज होता है। उसी आधार पे आपका क्या होता है, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। अभी 2023 का आया था, उसमें आपके इंडिया की रैंक, मतलब इंडिया की रैंक क्या है कि बहुत यही 2-3 रैंक ऊपर नीचे ही हो रहा है, बस यही चल रहा है। तो इंडिया की रैंक कितनी आई थी, तो जितने लोगों ने, अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, क्या था, 134 था, ठीक है, याद कर लेना। और यहाँ पर जो नहीं है वो आपका शिशु लिंगानुपात है, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति है, ये तीनों चीज जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं सब जो है इन पॉइंट्स को याद रखेंगे या भूलेंगे नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए।
अगला प्रश्न यहाँ पर, जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, चलिए बताइए जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, बताइए कितने पर, 277 पर, 4 पर, या -4 डिग्री पर। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल एक 277 है, एक 4 डिग्री है और एक -4 डिग्री है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, वरना आप कहोगे सर ये क्या होगा, या फिर ए या बी दोनों। तो देखिए भैया, चाहे कहा जाता है कान को इस तरह से पकड़िए या कान को इस तरह से पकड़िए, लेकिन आप पकड़ कान रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या कहा जाता है, डी सही है। क्योंकि अगर आप 4 डिग्री को तुम केल्विन में लिखोगे तो 277 ही तो होगा, 277 केल्विन। तो यहाँ पर क्या, इसीलिए डी जो है सही होगा। दरअसल जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर तुम लोग पढ़े होगे, उसी हिसाब से क्या होता है ना, इस डिग्री पे जो केज नुमा जो उसका होता है जल का, वो निर्माण हो जाता है, इसीलिए उसका क्या घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जल का अधिकतम घनत्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है काई और लाइकेन। जी भैया क्या है, काई और लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए भैया, एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, इससे इसमें कुछ बताने लायक भी नहीं यार। तुम लोग काई और लाइकेन कहाँ किस में ज्यादा पाए जाते हैं, उसका सही जवाब क्या है, टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में, यानी कि जो ऊंचे पहाड़ पर होते हैं, जहां थोड़ा सा आपको क्या स्नो एरिया होता है, वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर संबंधित व्यक्ति दिया गया है, संस्था दिया गया है, बताइए इन चारों में से कौन सा इसे सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न तो हलवा है, जान के चलो। जिसे हलवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हलवा बनाना सबसे आसान है। जैसे एक आदमी अगर मैगी बनाना सीख सकता है, तो वैसे इंसान हलवा बनाना भी सीख सकता है। बस एक चीज की थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि मैगी में जैसे आपको पानी का सही अनुपात पता होना चाहिए, वैसे ही आपको हलवा में भी चीनी का सही अनुपात पता होना चाहिए। पानी तो वहां भी मैटर करता है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जी भैया देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की आपके कौन से, दादा भाई नेहरू जी थे, जिन्होंने कब 1860 में जो है इसकी स्थापना की थी। क्या नाम था भैया, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने इसकी जो स्थापना की थी 1866 में, और इसका कार्यालय कहाँ था, लंदन था। और इस लंदन में, अच्छा इसके सदस्य कौन कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के, तो जो आपके रिटायर्ड ब्रिटिश क्या नाम है, ब्रिटिश इंडिया के जो रिटायर्ड अधिकारी थे वो थे, कुछ भारतीय भी थे जो इसके क्या थे, सदस्य थे। तो 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरू जी द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक व्यापारी जलमार्ग को बृहत ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। जी भैया क्यों ना कहा जाए, क्योंकि भैया इसी से आपके विश्व का 1/4, अकेले 1/4 जो कार्गो आता जाता है, यानी कि ट्रेड होता है, अकेले 1/4 केवल इसी जो है मार्ग से होकर आता जाता है, इसी समुद्री मार्ग से। तो क्यों ना कहा जाए भैया, मतलब 3/4 में पूरा विश्व का समुद्री मार्ग, 1/4 में अकेले है। ऑब्वियसली सी बात है, कॉलर तो ऊंचा करके चलेगा ही, क्यों नहीं चले भाई, इतनी बड़ी बात है। तो जितने लोगों ने क्या उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जवाब दिया, जी भैया उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न यहां पर आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा से प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है। अब बहुत सारे लोग यहां पर प्रतिकर्ष वर्ड ऐसा है जिसे सुन करके तो पहले तोते और प्रतिकर्ष माने जान के चलो प्रतिकूल, मतलब जो आपको रोकता हो कहीं पर निवास करने से। ठीक है, प्रश्न ये कहना चाह रहा है प्रोहिबिट। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, शांति एवं अस्थायित्व। इन चारों में से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर प्रतिकूल दशाएं पूछ रहा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 2 3। देखिए भैया आप प्रश्नों के अगर आप उत्तर में जाते तो आपको वास्तव में, अगर इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि इन चारों में से कोई एक भिन्न दशा है, वो बताइए क्या है। तो देखो चारों में से भिन्न दशा क्या है, यही ये पूछो क्यों, क्योंकि आप देखो यार प्रतिकूल जलवायु यानी कि जो जलवायु हमें सूट ना करे, ये तो नेगेटिव टर्म हो गया। प्राकृतिक विपदा है, बिल्कुल बात सही है, मतलब ये भी एक नेगेटिव टर्म हो गया। बेरोजगारी, बेरोजगारी कभी पॉजिटिव टर्म हो ही नहीं सकता, आप लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं, एक हो गया। अब शांति एवं अस्थायित्व तो ये तो जो है कहीं से पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म लग ही नहीं रहा है, तो पॉजिटिव टर्म है ना, तो इसलिए ऑब्वियसली इसे एलिमिनेट कर दोगे। तो वैसे भी अगर आप इतना भी दिमाग लगा दे तो वैसे भी इसका जवाब मिल जाता, अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा होता। इसलिए कहता हूं प्रश्न को हमेशा बैठ करके
जब भी पढ़िए, चाहे एग्जाम हॉल में, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे प्रैक्टिस, कम से कम 1 से 2 बार पढ़िए। इसीलिए मैं इतना समय देता हूँ पेपर जब मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि प्रश्न अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप फिर छोटी छोटी गलतियां करके आ जाएंगे, बाद में कहोगे कि सर जी आ तो रहा था लेकिन सर जी वो मैं जल्दी में थी। तो थी फिर वो कोई फायदा नहीं होता, उसके बाद आप बाय बाय टाटा सी हो जाएंगे 1 साल के लिए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, बताइए इसका सही क्या है इनके घनत्व के हिसाब से। जी भैया, घनत्व के हिसाब से आरोही क्रम क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए मैं आपको यहां पर नीचे लिख के बता देता हूं। देखिए, अगर यहां पर सबसे पहले मान लीजिए मैं अरुणाचल प्रदेश लेता हूं, तो अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 होता है। कितना होता है? 17। अब बताइए सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? चलिए अब मैं आपको एक बताता हूं सिक्किम का। जी भैया, सिक्किम का सुन लो, सिक्किम का मात्र है 86। कितना है? 86। अब आप कहोगे कि चलो 17 से तो ज्यादा है। उसके बाद आप लोग जान लो मिजोरम का, तो मिजोरम का यहाँ पर कितना होता है पता है? 52। कितना होता है? 52। अब चलो यहाँ पर एक राज्य और बच रहा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का आपके हिसाब से कितना होता है? जी भैया, ज्यादा नहीं होता, 123 होता है। तो आपके हिसाब से बताओ यहाँ पर सही जवाब का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना। तो जहाँ हिमाचल प्रदेश बाद में और अरुणाचल प्रदेश पहले, वो सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों में है, लेकिन अब सी में दिक्कत है। तो बी में जो है, जहां पर आपको क्या मिजोरम पहले पड़ जाए, सिक्किम बाद में, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या? बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसी बात पे अब लाइक कर दो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लो, क्योंकि उम्मीद करता हूँ क्लास तो इतने देर में मनपसंद लायक हो ही गई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भैया, क्योंकि ये पहली बार अगर देख रहे हो ना, तो ये कोई ऐसी एक पहली क्लास नहीं, ऐसी सारी क्लास होती है, चाहे पॉलिटी की क्लास हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स की हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट की आप देखोगे, सब ऐसे एकदम ऐसे ही पूरा डिटेल में ना। लेकिन जब मॉक टेस्ट कराता हूँ तो कुछ नहीं बताता हूँ, ये भी दिक्कत है, कुछ नहीं बताता हूँ, वो फिर कह देता हूँ अपना दिमाग लगाओ। चलिए, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में सिटी अवार्ड श्रेणी में किसको प्रथम पुरस्कार मिला? आर जो एग्जाम नज़दीक था, तो मैंने अंतिम में 10 या 12 दिन चलाए थे, उसमें मैंने एक भी जवाब नहीं दिया था। कितने लोगों ने वहाँ मुझे बोला भी था कि सर आप पढ़ाते तो ठीक है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने उनसे तब भी कहा था, अभी क्या था, मॉक टेस्ट में नहीं जवाब देता। मॉक टेस्ट होता ही कि आप अपने आप को अंदाजो, आप जो हज़ारों रुपए की टेस्ट सीरीज जा करके लेते हो, वो आपको मैं यहाँ फ्री में देता हूँ, ठीक है। फ्री में होता, और यही सब मिलेगा आपको वहाँ, और कुछ अलग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या इंदौर जवाब दिया, उससे के लीजिए। दरअसल भैया, जो आपका ये इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव हुआ था, जो आपके MOHUA ने कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स ने कराया था, ठीक है, ओके। और ये आपके इंदौर में आयोजित भी हुआ था। कहाँ पर? इंदौर में आयोजित भी हुआ था 2023 का। दरअसल इसमें जो है टॉप 3 के आपके कौन कौन से थे? इंदौर तो था ही, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका सूरत था, और तीसरे नंबर पर आपका यूपी का आगरा था, ठीक है, यूपी का आगरा था। तो टॉप 3 में जो है आपके यही 3 स्टेट्स थे, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 3 यही थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मराठा शासकों में कौन थे जिन्हें गौ ब्राह्मण प्रतिपालक जो है ये की संज्ञा दी गई? मतलब इन्होंने गौ और ब्राह्मण दोनों की रक्षा की थी, ठीक है, उनको बचाया था। इसका सही जवाब क्या होगा? कि संज्ञा प्रदान की गई, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, छत्रपति शिवाजी या राजा राम? तो बताइए। पतित पावन सीताराम। राजा राम को भी, अच्छा देखो, आज की डेट में होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन राजा राम गाने को भी देखो, आज के 5-10 साल पहले कितना बढ़िया उसे म्यूजिक में उसे कन्वर्ट किया गया, उसे सुनो लगता है हिप हॉप म्यूजिक लगता है। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या छत्रपति शिवाजी जवाब दिया है, जी हाँ, तो छत्रपति शिवाजी ने जो है, इनको ये संज्ञा दी जाती है मराठाओं में। और मराठा में देखा जाए तो इन्होंने मराठा को जिस हद तक ये आगे लेकर के चले गए थे, मराठाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? इनमें अहंकार बहुत था। जैसे मराठा ले लीजिए, राजपूत ले लीजिए, आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये केवल अपने अहंकार की वजह से मरे थे, और कुछ दिक्कत नहीं थी। मतलब इनको अपने घर का आदमी नहीं पसंद था, दूसरे घर का आदमी पसंद था, और दूसरे के साथ मिल करके अपने ही घर के आदमी को मारते थे लोग, ठीक है। तो मतलब इस हिसाब का बेवकूफ काम करते। तो आज भी मैं देखता हूं इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या फायदा मिलता है ये बताओ? मैं तुम्हें खुद के नुकसान करने के लिए दूसरे का साथ लेता हूं, और दूसरा मजा मारेगा जो तुम्हें कल को तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा।
ये हमेशा ध्यान दे लेना, क्योंकि वो जान गया कि तुम वास्तव में विश्वास काबिल, जो अपनों का नहीं हुआ दूसरों का क्या हुआ, उसके दिमाग में एक बात सेट हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए, आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की जो है अवस्था भी कहते हैं? बताइए, स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं। आप देख लीजिए, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें चारों युद्ध में क्या हुआ था, सब एक ही दूसरे के पीछे पड़े थे, अंग्रेजों ने मजा मारा, पूरा इतिहास बदल दिया। मतलब अच्छी खासी शक्ति होते हुए कुछ नहीं कर पाए। चलिए बताइए, लेकिन सिखों के मामले में इतना मैंने इतिहास पढ़ा, ये नहीं था, उनकी एक अलग कारण था। उनको यहां तक कि कहा जाए कि थोड़ी शक्ति का फायदा कम, उनकी कम शक्ति का फायदा अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से उठाया, छल किया था उनके साथ बेसिकली देखा जाए तो। यहां पर देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, जो आपके ये व्यक्ति थे, क्या नाम है उन्होंने टोटल 5 जो है आपकी विकास की अवस्थाओं को बताया हुआ, ठीक है। उन्होंने कुल आपकी 5 अवस्थाओं को बताया हुआ, उनका नाम था रोस्तोव। जी भैया, रोस्तोव ने जो है टोटल 5 आर्थिक विकास की अवस्थाओं को बताया हुआ था। 4 आपके सामने, एक आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ये नहीं पूछता है, मैं मोटा मोटी बता, उसने 5 दिया था। और स्वप्रेरित विकास की जो अवस्था थी उसमें क्या था, उसमें यह होता है कि हम जब अपने स्वप्रेरित विकास की अवस्था का तात्पर्य यहां पर क्या आप समझिएगा, मतलब हम जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट करना कम कर देते हैं, हम अपने पास जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो अब क्या होता है, हम स्वप्रेरित विकास की तरफ कर रहे होते हैं ना। मतलब हमारे अंदर जो अब मतलब अगर हम दूसरे देशों से बिना मंगाए, अगर हम खुद भी उसके बावजूद हम डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है क्या है, हम स्वप्रेरित अपने से हो रहे हैं ना, जिससे हम आत्मनिर्भरता कर रहे हैं। लेकिन उस आत्मनिर्भरता तो इंडिया को आज के डेट में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, वो जाने दो। चीन को भी कहते हो, लेकिन चीन भी बहुत चीजों में दूसरे देशों पर डिपेंड है, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज उसके देश में अवस्था है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, परिपक्वता की जो अवस्था होती है, क्या है, परिपक्वता की जो अवस्था होती है, ये जो है आपका क्या है, स्वप्रेरित विकास में आता है, ठीक है। आप देखोगे एक ट्रेडिशनल होता है, जिसे परंपरावादी, ये चारों अवस्थाएं सही, ऐसा नहीं है कि चारों अवस्थाएं गलत, ये चारों अवस्था, इसके अलावा एक अवस्था और होती है, ठीक है। ये 5 अवस्था रोस्तोव जी ने बताई थी, लेकिन स्वप्रेरित विकास की अगर आप बताएंगे तो ये है, ठीक है। परंपरावादी बेसिकली ये रूरल इकोनॉमी को बहुत करता है। उसके बाद जो आपकी आत्मस्फूर्ति आता है, इसमें जो सब अर्बन एरिया का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अधिकाधिक उपभोग की अवस्था, मतलब जब आप एकदम से अपने आप में, जैसे डेवलप कंट्रीज ले लीजिए, वहां पर अधिकाधिक उपभोग की अवस्था आ जाती है, ठीक है। ये चारों समझ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या, चलिए पढ़ लीजिए आराम से, सघनता किसमें जो है सबसे अधिक है? बताइए। ये प्रश्न तो जो है बहुत आसान है, चलो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आप लोग एक चीज समझिएगा, अगर जनसंख्या पूछे तो उत्तर अलग है, अगर प्रतिशत पूछे तो उत्तर अलग है। यहां से प्रतिशत पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या है? पंजाब। करीब 31% के आसपास, जी भैया, करीब 31% के आसपास जो है एससी कम्युनिटीज रहती है, पंजाब की कुल पॉपुलेशन का पार्ट होती है। वहीं आपका जो उत्तर प्रदेश है, ये जो है जनसंख्या के मामले में एससी कम्युनिटीज की जनसंख्या के मामले में सबसे आगे आता है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, अभी मैंने पिछली क्लास में बताई थी, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। डॉट डॉट ने एनडीएमए के मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, ठीक है, भारत में अपना एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी सिस्टम पेश किया। चलिए बताइए किसने अपना एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी सिस्टम पेश किया? इन चारों में से सही जवाब दो। अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से अगर तुम पढ़ लोगे ना, अगर थोड़ा भी कहते नहीं है कि एक अच्छा छात्र जो है चीजों को रटता नहीं समझता है, अगर आप वो हो ना तो इसका गलत जवाब दोगे ही नहीं, क्योंकि इस प्रश्न में ही इसका जवाब है। एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी सिस्टम, तो एंड्रॉयड का अधिकारी कौन है? एंड्रॉयड का बाप कौन है? आपका गूगल है ना, बस यही लगा लो। भैया मेटा के पास नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं, एप्पल के पास नहीं, एप्पल छोड़ ही दो, एंड्रॉयड तो यूज ही नहीं करता। डी वैसे करता था, ए बी सी में से आपको बी भी नहीं छूना था, ए और सी में से आपको सीधा जानना था कि यार फेसबुक को गूगल क्यों अधिकार देगा, वो एंड्रॉयड क्यों लेगा, वो तो खुद पहले चल करके आएगा ना मेटा वाला गूगल के पास। भैया आप बताओ हम क्या कर रहे हो, तो कोई इतना ज्यादा क्यों परेशान होगा जब उसके पास इतनी क्षमता है, ठीक है। तो सी इसका सही जवाब है। दरअसल इसके बारे में क्या है कि ये बेसिकली पूरी तरह से डेवलप ऐसा किया गया है
कि जो है जैसे आपके यहाँ पर भूकंप आएगा तो आपको जो है चेतावनी दी जाएगी। उसके लिए आपको अपने सेटिंग में जा करके उसे ऑन ऑफ करना पड़ेगा कि क्या आप जो है पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं। बाकी जो है एनडीएमए अभी बीच में जो है इसका वो चल रहा, ट्रायल चल रहा है, तो सबके पास मैसेज आया होगा। जैसे अभी बीच में वहां पर क्या नाम है, इसे कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, ये सब होने वाली है, तो इसका ट्रायल भी हो चुका है और सही जो है चीजें चल रही हैं। और अभी भूकंप को लेकर भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अभी जो है एग्जैक्टली एंड्रॉयड द्वारा आ रही हैं। बाकी मौसम का तो पता लग ही रहा है इसके द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होती है यार हम लोगों के लिए। हेल्पफुल इस वजह से कह सकते हैं कि हम लोग को एक अनुमान लग जाता है कि हाँ किस सिचुएशन में हम जाने से, मान लो हमें कहीं जाना है, मैसेज आ जाता है, तो आदमी क्या होता है एग्जैक्टली तो देख नहीं पाता है कि ये कल का क्या मौसम होगा, लेकिन आपको मैसेज आता है, आपकी नज़र जाती है, ओह ओके, तो हिसाब से आप अपनी चीज़ों को बैकअप प्लान में लेके चल सकते हो ना, जरूरी होती हैं। तो चलिए कौन सा बेमेल है, तो बेमेल आप लोगों ने इतनी देर में सुन लिया होगा जब तक मैंने अपनी बातें कही। तो विटामिन ए भैया यहाँ पे स्कर्बी नहीं, विटामिन बी से होता है। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। चलो भैया बताओ उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कैसा है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज कल या 2-3 साल में स्टॉक हो, ये बहुत पुराना है भैया। उसे यूपीएससी कहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और कहाँ पर है भैया, ये आपके है आपके कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। प्रणब मुखर्जी जी ने जो है इसके क्या किया था, वो वित्त मंत्री थे तब, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था 1982 में। कब, 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलो, दरअसल नॉर्थ इंडिया को एक हिसाब से कह सकते हैं उसके लिए बहुत अहम है। आरबीआई का आपका रीजनल ऑफिस भी आपके कानपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था। समपोषणीय वृद्धि, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, सबको साथ में लेकर के या सबका समान वृद्धि हो, ऐसा से था। तो बताइए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। देखिए कानपुर को अगर आप इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो कानपुर के साथ क्या था कि वास्तव में इंडस्ट्रियल मामले में बहुत अच्छा था, ठीक है, काफी कुछ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ की सरकारें आई, उन्होंने कानपुर को क्या किया कि वो सोची तो ये तो डेवलप कर ही रहा है, तो उन्होंने उसे वैसे छोड़ दिया। बाकी अदर जैसे लखनऊ को क्या नाम है फिर, कि उन्होंने सोचा कि सब कानपुर में ही ना हटे, तो मतलब रह जाए, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर भी किया। तो जैसे नोएडा देख सकते हो आज की डेट में अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। लखनऊ में भी आप आईटी पार्क और देख रहे हो जो बन रही है। तो ये सब भी गवर्नमेंट का एक प्लान होता है। जैसे मैंने रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में आपको बताया था, मेट्रो का पूरा सिस्टम बताया था ना, वैसे हर लोग एक ही जगह पर नहीं फोकस करें, क्योंकि उन्हें पता होता है नहीं तो कल संसाधन की मारामारी होगी। तो चलिए दोस्तों, इतने के यहाँ पर 12वां जवाब दिया और सही कर ले। दरअसल आपके 2012 से लेकर के 2017 के बीच का जो ये था 12वां, इसी में जो है संपोषणीय वृद्धि की बात की गई थी, ठीक है, 5 वर्षीय में। और इसमें देखा जाए तो इसी में जो है ये कहा गया था कि हम गरीबी को करीब 10% तक कम करेंगे और अन्य तरह की चीज। इसमें दरअसल संपोषणीय वृद्धि की बात किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें गरीबी को कितना, तो 10% कम करने की बात की गई थी। बाकी आर्थिक विकास दर को 8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। वो काफी हद तक सफल भी रहा था, ऐसा बात नहीं है, काफी हद तक सफल रहा था 12वां प्लान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और क्या नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। बताइए सूची 1 सूची 2, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल एक चीज जान के चलिए कि पहले जो गवर्नमेंट के डाटा आते थे ना, उन पर आदमी विश्वास बहुत ज्यादा करता था आज के कंपेयर में। आज क्योंकि क्या होती है, गवर्नमेंट कोई डाटा लेकर के आती है तो उसके कुछ दिन बाद गवर्नमेंट खुद के डाटा से उसे क्या करती है, कंट्राडिक्ट करती है। वो कहती है कि ये ऐसे था, लेकिन कल को जब वही दूसरा डाटा लेकर आती तो उसे ही क्या करती, कंट्राडिक्ट करती। तो आदमी सोचता अगर ये ऐसा है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें अगर कुछ हैं तो प्रैक्टिकल तो होनी चाहिए ना। आप प्रैक्टिकलिटी जो बता रहे हो थ्योरेटिकल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज होता है। चलिए यहाँ पर 1 क्या करा, ए बी सी डी, बताइए। अब जैसे कोई कह दे कि हम यूपी पीसीएस में जाएंगे बैठेंगे तो 150 में से हम 140 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। यार मैं कह सकता हूँ एक बंदा 2 बंदा होगा जैसा कर देगा, अदरवाइज मैं तो नहीं मानने वाला कितना क्वेश्चन कर दो। पहली बात तो वहाँ बैठोगे 150 क्वेश्चन अगर तुम करने लगोगे तो पहुंचते पहुंचते 130-40 तक ही तुम जो है तुम्हारा कलम जो है टाइम से मार खाने लगेगा। इतना इजी पेपर नहीं बना रहे हैं। तो चलिए भैया बहुत ही आसान है। यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, अब तक तो आप मिला भी लिए होंगे, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
बी जवाब दिया, 4 3 1 2 जवाब दिया, सही के लिए। सोनभद्र का क्या है, चूने का। प्रयागराज का आपका क्या है, शीशे वाली बालू है। ललितपुर का आपका तांबा है। मिर्जापुर का क्या है, एक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 की वृद्धि दर कितनी थी, किसकी, साक्षरता की पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 2001 की साक्षरता दर कितनी थी ये पता कर लो, 2011 की साक्षरता दर कितनी थी ये पता कर लो, आपको खुद पता लगेगा। तो 2001 की कितनी थी बताओ, आई थिंक 56 पॉइंट समथिंग थी, 56 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा। और इसकी जो है ऐसे कुछ थी। और 2011 की कितनी थी, तो 2011 की आपकी करीब करीब जो है 67 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो कितना था, 67 पॉइंट समथिंग। अब देखो, आप अगर उत्तर देखो, आपको बाद का नहीं याद है, लेकिन फिर भी देखो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। क्या आ रही है समझ में, कि मतलब 11% तो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं तो भैया 11% जो आ रहा है, एक ही तो 11 दिया ना, इसलिए ए सही जवाब हो जाएगा। अब एग्जामिनर बहुत हार्ड हो जाए 11 में, फिर पॉइंट पॉइंट करके पूछने लगे, तो वैसे फिर क्या ही कहा जाए। कुछ चीजें तो कही कहता हूं ना कि 140 क्वेश्चन आप कर ले जाओ 150 में से, तो इसीलिए कह रहा हूं ना एक आध दो ही कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत खेलता है भैया। इस बार का तो मारो यारो का पेपर देख लो, अच्छा खासा एग्जामिनर खेला हुआ है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, बताइए किसने नहीं दिया था। अब यही प्रश्न ले लो, मेरे ख्याल से चारों में से आप चारों का नाम सही से नहीं जान रहे होगे। मैं अगर कह दूं, अगर मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, अब 30 क्वेश्चन में सब लोग 25 क्वेश्चन नहीं कर सकते सही से। ठीक है, कितना भी पढ़ रहे हो, तो वो छोड़ ही दो। वही कहता हूं ना कि पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पर मेहंदी जो लिखा है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। अभी हाल ही में सुने होंगे कि देश में जो है 2 रुपया या 2 रुपये शायद जो है तेल की कीमतों में गिरावट आ गई थी। कहते तो हैं कि तेल की कीमतों का निर्धारण हमारे यहाँ पर तेल कंपनियां करती हैं, लेकिन हम एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि जब चुनाव आते हैं तभी तेल कंपनियां दाम क्यों कम करती हैं। ऐसा क्या रीजन हो सकता है, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। ये तो चुनाव में जाती नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया। ठीक है, एटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया। दरअसल देखिए, इन्हीं चारों में से एक आईआईटी संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई, जो वायु गुणवत्ता को देखेगा। ठीक है, एटमान का बेसिकली एक पूरा फुल फॉर्म है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये किया गया, उसका सही जवाब क्या है, आईआईटी आपका कौन सा है, आईआईटी कानपुर में जो है ये आपका किया गया। तो 20 का सही जवाब है। एटमान का फॉर्मूला क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। तो क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट एयर क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है, समझ गए। तो एटमान का यही फुल फॉर्म है। ठीक है, कि एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। समझ गए। चलो आज का भैया आखिरी प्रश्न, इसके साथ आज की क्लास भी खत्म होगी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश से जो है 95वां बना है, कौन सा आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिल करके की थी। इसका सेक्रेटेरिएट यानी कि सेक्रेटरी आपका कहाँ है, आपका गुरुग्राम में है, जो आपके भारत में है, हरियाणा प्रदेश में। और साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछा जा रहा है कि 95वां देश कौन सा बना है, तो भैया इसका सही जवाब क्या है, आपका चिली। जी भैया, चिली इसका 95वां देश है। लेकिन इसके अलावा आपको यही नहीं रोकूंगा और बताऊंगा, सुनो। 96वां देश बना है आपका कौन सा, हंगरी। जी भैया, 96वां देश कौन सा बना है, हंगरी। और 97वां देश कौन सा बना है आपका, बताओ, होमवर्क दूं कि बता दूं। चलो यार, क्या ही करो, तुम लोग वैसे भी इतने अभी तो होली में मशगूल हो, पढ़ लो, यही बड़ी बात है। पनामा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ फिर से सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। शाम को 6 बजे वाली क्लासेस जरूर देखें। और फिर कह रहा है ऐसी क्लासेज हर सारी होती हैं, तो लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट करें, और फिर से कराओ अपने दोस्तों साथ शेयर करें। बताओ भैया, रोज होली दिवाली अभी मनाने का समय नहीं है, अभी एक दिन मना लेना, लेकिन रोज क्लास लेते रहो। और होली वाले दिन भी आपकी क्लास सुबह होगी, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी दिन होने वाली। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाने से पहले फिर से एक बार, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दें।